हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की सातवाहन के कंटेक्स्ट में। तो नंबर वन, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो सातवाहन राजा जो थे, ये सबसे फेमस कौन? शाइनी, सबसे फेमस कौन? गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसको घर में बुलाते क्या होंगे प्यार से, मैं तो ये सोच रहा हूँ। ठीक है। सातवाहन किंग वॉज रिप्रेजेंटेड एज द अपहोल्डर ऑफ धर्म एंड कोई भी जो राजा था, मतलब ये ही को कोई एक मत समझना, मतलब इनके खानदान की ये बात हो रही है क्योंकि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसे कि हमने मॉडर्न पॉलिटी में देखा था। ही जनरली स्ट्रो फॉर रॉयल एंड डिवाइन आइडल सेट फोर्थ इन धर्मशास्त्रास। धर्मशास्त्र मतलब एक तरीके से धर्मास को अपहोल्ड करने की एक रूल बुक। तो बेसिकली ये अपने आप को ऐसा एक, मतलब आप कह लो कि एक सिंबोलिज्म के तौर पर पोर्ट्रे करते थे जनता के सामने अपने सिक्कों के थ्रू, अपनी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, कि ये उस रॉयल और डिवाइन ऑर्डर को सेट करने के लिए यहां पर है जो कि धर्मशास्त्र में गिवन है। यानी कि क्या मैं अल्टीमेटली ऐसा कह सकता हूं, ये भी अपना डिवाइन रूल स्टैब्लिश करना चाह रहे थे? ऐसा तो नहीं होगा कि बाकी सब डिवाइन रूल के इतने दीवाने थे तो ये बिल्कुल नहीं होंगे। हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को मानते थे ये, बुद्धिज्म को बिल्कुल मानते थे। ठीक है। वासुदेव और कृष्ण के याद है उनके साथ एसोसिएशन इनके, मतलब ये अपने आप को एसोसिएट करते थे। प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ाया था मैंने। और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, ये वाली बात भी याद रखना, ठीक है। मेट्रोनाइम्स, ठीक है, कि अपनी मम्मी के नाम पर या अपने नाम को एसोसिएट करके या फिर उनके नाम पर कोई गांव या कोई एक टाउन की स्टैब्लिशमेंट करवाना। तो इन ऑर्डर टू एट्रीब्यूट डिविनिटी टू किंगशिप, अब देखो बात जब यही आ गई, इन ऑर्डर टू एट्रीब्यूट डिविनिटी टू किंगशिप, तो ऑब्वियसली बात है क्या करना है, डिवाइन रूल के साथ अपने आप को एसोसिएट करने के बारे में इन्होंने सोचा। बड़े सारे जो राजा हैं, दे वर रिप्रेजेंटेड एज पोजेसर्स ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स, और ऐसी क्वालिटी जो कि मैथिकल हीरोज के पास थी, जैसे राम, अर्जुन, भीम, कृष्ण, ऐसे। सातवाहन जो हैं, दे रिटेन्ड सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ अशोकन टाइम्स। मतलब जिस तरीके से अशोक अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करता था, अशोका के टाइम पर जिस प्रकार से अलग अलग रीजन्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट होता था, उसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और एडमिनिस्ट्रेशन की झलक इनके रूल में भी हमें देखने को मिलती है। किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू सब डिविजन कॉल्ड एज अहर्स और राष्ट्रस, मीनिंग डिस्ट्रिक्ट। इस टाइम पर राष्ट्र का मतलब पूरा देश नहीं था, मीनिंग डिस्ट्रिक्ट। देयर वर ऑल्सो ऑफिसर्स कॉल्ड अमत्यास और महामत्रास, who were perhaps ministers or advisors to the king। लेकिन अनलाइक मौर्यन एम्पायर, मौर्यन राजाओं की तरह बिल्कुल मौर्यन राजाओं की बिल्कुल एक विपरीत जाकर, अनलाइक मॉडर्न टाइम्स, कुछ जो मिलिट्री और फ्यूडल ट्रेड्स हैं, दे आर फाउंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सातवाहन्स। फॉर इंस्टेंस, सेनापति वॉज अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नर। और ये ऐसा इसलिए करा जाता था ताकि ट्राइबल लोगों को, इट वॉज डन टू कीप द ट्राइबल पीपल हु वर नॉट थॉरोली ब्राह्मनाइज्ड अंडर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल, उनको कंट्रोल में रखा जा सके। लोएस्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की होती थी ग्राम, विलेज, विच वॉज अंडर द चार्ज ऑफ गोलमिका, विलेज हेडमैन, जो कि मिलिट्री रेजिमेंट का भी हेड हुआ करता था। इसके पास 9 रथ हुआ करते थे घोड़े के साथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 इन्फेंट्री फुट सोल्जर्स। जो मिलिट्री कैरेक्टर जो था सातवाहन्स का, इट इज ऑल्सो एविडेंट विद द यूज ऑफ टर्म्स लाइक कटक एंड स्कंदबरास अपनी इंस्क्रिप्शंस में, जो कि डिनोट करता है इनके मिलिट्री कैंप्स को, इनकी सेटलमेंट्स को, विच आर अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर किंग, and they also served as administrative centers।
दोज एरियाज। सातवाहन किंगडम में जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो फ्यूडेटरीज थे, उनके 3 ग्रेड होते थे। ये फ्यूडल लॉर्ड्स की बात हो रही है, इनको प्रॉपर तरीके से वैसा मत समझना। तो सातवाहन किंगडम हैड 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडेटरीज। सबसे पहले सेनापति, बिल्कुल बेसिक, फिर महाभोज और फिर राजा, हु हैड द राइट टू स्ट्राइक कॉइन्स। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बोथ इन कैश एंड काइंड, यानी कि राजा भी एक तरीके से देखो फ्यूडल लॉर्ड की तरह डिनोट करा जा रहा है सातवाहन किंगडम के अंदर। रेवेन्यू जो था वो कैश में भी लिया जाता था, काइंड में भी लिया जाता था। काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड में कैसे लोगे रेवेन्यू? गुड्स की फॉर्म में, सरप्लस की फॉर्म में, जो भी कोई पर्सन कुछ कर रहा है। अच्छा, अगर कोई ज़रूरी तो नहीं है सारे पर्सन प्रोड्यूसर्स हों, फिर वो कैसे देंगे रेवेन्यू? वेरी गुड। राजाओं के यहाँ, राजाओं के दरबार में कुछ दिनों के लिए, फिर उनके महल में सर्विस देकर, है ना। सातवाहन जो राजा थे, दे वर द फर्स्ट इन द इंडियन हिस्ट्री टू मेक टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स टू बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मण टू गेन रिलीजियस मेरिट। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। एंड दिस प्रैक्टिस बिकेम मोर प्रोमिनेंट इन सक्सेडिंग पीरियड्स। इसलिए मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता रहा था कि जब हम लोग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, तब ब्रह्मदे नाम से मैं आपको एक लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका जिक्र करा था हमने अपनी क्लासेस में, कि लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। और ये वाली परंपरा जो है ये यहीं से शुरू होती है। मतलब ये कोई नई बात तो नहीं है, ऐसा तो देखो रिलीजियस टॉलरेंस के कंटेक्स में मॉडर्न रूलर्स ने भी करा और उससे पहले भी करा होगा, लेकिन ये चीज़ प्रचलित होना यहाँ से शुरू हुई। ठीक है। अब जैसे अगर अशोक है, वो केव्स या फिर मोनेस्ट्रीज बनवा कर दे रहा है, वो भी तो एक लैंड ही है ना। बताओ नहीं है लैंड? वो तो ये कह रहा है कि यार आपको यहाँ पर रहना है, आप रहो, अगर आपको ट्रैवल करना है बारिश के दिनों के बाद तो आप ट्रैवल कर लो, लेकिन इस जगह को अपनी ही समझना, जब मर्जी आप आकर यहाँ पर टिक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल कल्चर, सातवाहन एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ये कहाँ रूल कर रहे थे? इनका प्रॉपर एरिया क्या है? आज के समय में अगर वो मुझे भारत के अंदर राज्य देखना हो तो मैं कहाँ देखूंगा? आंध्र प्रदेश। इसलिए इनको आंध्रास भी कहा जाता था, है ना। और इनका जो मटेरियल कल्चर था उसके अंदर हमें एक अमेलगमेशन देखने को मिलती है लोकन दक्कनी एलिमेंट्स की, एस वेल एस उत्तर भारत के कुछ इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि उत्तर भारत का कल्चर, दक्षिण भारत का कल्चर। जब उन्होंने उत्तर भारत में जो भी रूलर्स थे या जो भी लोग थे उनके साथ ये कांटेक्ट में आए, तो ऑब्वियस ही बात है उनका कल्चर भी इन्होंने जाना। तब इन्होंने ये जानना शुरू करा कि यूज़ क्या होता है और कैसे यूज़ करा जाता है, कैसे बनते हैं सिक्के, बर्न्ड ब्रिक्स, रिंग्ड बेल्स एंड आर्ट ऑफ राइटिंग। इनके कार्यकाल में हमें फ्रीक्वेंट यूज देखने को मिलता है, रेगुलर यूज देखने को मिलता है फायर ब्रिकेट ब्रिक्स का, यानी कि बर्न्ड ब्रिक्स। एंड दे वर ऑल्सो फेमिलियर विद, या ये यूज करते थे फ्लैट परफोरेटेड रूफ टाइल्स, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन थी वो काफ़ी लंबे समय के लिए टिकी रह सकती थी, वो बर्बाद नहीं होगी। बर्बाद इसकी वजह से मेजरली नहीं होगी। और जो फ्लोर है वो ऊबड़ खाबड़ नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फ्लैट परफोरेटेड रूफ टाइल्स। फॉर इंस्टेंस करीमनगर में 22 ब्रिक वॉल्स जो हैं वो डिस्कवर करी गई हैं। ड्रेन्स यहाँ पर कवर्ड थे, जो कि इनके बताता है कि इनकी फैमिलियरिटी विद द हाइजीनिक कंडीशंस। एंड देयर वर ऑल्सो अंडरग्राउंड टू लीड वेस्ट वाटर इनटू सोकेज पिट्स या सोक पिट्स जिसको कहते हैं। इनको लोहे के बारे में भी पता था और खेतीबाड़ी के बारे में भी पता था। दक्कन रीजन में they exploited rich mineral resources such as iron ores from Karimnagar and Warangal and gold from Kolar mines, Kolar fields. जैसे गोल्ड सिक्कों की मिंटिंग होती थी कुषाण राजाओं के द्वारा, कुषाण राजाओं के कार्यकाल में, उनसे बिल्कुल अलग हटते हुए, अनलाइक
Kushan rulers, they mostly issued lead coins, which they probably imported from the Romans, apart from copper and bronze coins. यानी कि इनके सिक्के बहुत बेहतरीन क्वालिटी के सर्कुलेट नहीं होते थे. गोल्ड और सिल्वर क्योंकि अपने आप में बहुत बेहतरीन होता है एज कम्पेयर टू लीड, कॉपर, ब्रॉन्ज. अब खेती बाड़ी जो डेवलप हुई यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से, इसकी वजह से रूरल इकॉनमी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी. अब मैं क्यों कह रहा हूँ खेती बाड़ी बड़े अच्छे से तरीके से यहाँ पर डेवलप हुई? क्या इनके पास एडेड एडवांटेज था? दक्षिण भारत में हमेशा खेती बाड़ी करने के पीछे क्या एक एडेड एडवांटेज रहता है? नहीं. मॉनसून से पैदा होने वाली बड़ी सारी रिवर्स, भले ही वो सीजनल रिवर्स हों, लेकिन रिवर्स की संख्या बहुत सारी होती है. अब जब पानी अगर इतना ज़्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ मॉनसून प्लस रिवर्स, तो यहाँ पर कौन से क्रॉप की कल्टीवेशन हो सकती है? पैडी. एंड व्हाट इज पैडी? राइस, चावल. स्पेशली द एरिया ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स कृष्णा एंड गोदावरी, they formed a great rice bowl at that time, region of great rice bowl. Satvahans also produced cotton, and in different foreign accounts Andhra was famous for its cotton product. क्यों? कॉटन कैसे प्रोड्यूस कर लेते थे? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अपोलो मयूर. बिकॉज से प्लेट्यू कौन सा है? डक्कन प्लेट्यू, जो कि कैसे बना था बहुत साल पहले? शाबाश, वोल्केनिक एरप्शंस की मदद से. मटेरियल कल्चर को देख लिया, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी को भी देख लिया. अब बात करते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन की. अब आंध्रास जो हैं, हम शुरू से ऐसा पढ़ रहे हैं कि दे आर आइडेंटिफाइड विद अर्ली सातवाहन्स. और ये चीज़ कहाँ गिवन है? शनि, कहाँ गिवन है ये चीज़? पुराण बुक्स में है ना. एक चीज़ क्लियर है ना आपको? आप एक सेकंड सुनो तो मेरी बात. एक चीज़ पहले आपको बताओ, एक पर्सपेक्टिव ये क्लियर है. कभी कभार जैसे किसी एक एरा की बुक होती है, जनरली उस बुक की थीम किसी धर्म के साथ एसोसिएटेड होती है. जैसे अशोक वदान, दिव्य वदान, ठीक है, बुद्धिस्ट, बुद्धा की बायोग्राफी, हेगियोग्राफी. फिर भी मुझे, लेकिन आप लोग एक बार बताओ, ये पर्सपेक्टिव आपको क्लियर है ना कि फिर भी ये रिलीजियस सिंबॉलिज्म की बुक्स होने के बावजूद भी किसी ना किसी रूलर्स के बारे में इन किताबों में जिक्र हो जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना. इतना तो जान गए ना. जैसे एक बात बताता हूं मैं, अगर हम रामायण और महाभारत को और गीता की किताबों को छोड़ दें, यहाँ पर तो देखो वो क्रोनोलॉजी जो होती है राम जी के परिवार की, दशरथ जी के परिवार की, योग या रामायण, सीता मैया, रावण, ये सब कुछ रामायण हो गया. कृष्ण जी, पांडव, कौरव, और कृष्ण जी की मृत्यु, ठीक है, जो कि ऐसा माना गया था कि वो खेल रचयिता थे और मानव शरीर के अंदर अगर उन्होंने जन्म लिया था तो दुनिया को ये भी दिखाना था कि उनको मरना भी पड़ेगा. तो उन्होंने उस खेल रचने के चक्कर में एक पूरा का पूरा एक सिनेरियो बनाने के चक्कर में अपना वध करवा लिया था. जैसा कि श्रेया कहा जाता है ना कि ये सब कुछ विष्णु जी का एक सपना है और हम उस सपने के किरदार हैं, हिंदू मैथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है ना. आज 25 तारीख को श्रेया जो हम क्लास कर रहे हैं 8:54 PM पे, ये सब कुछ लिखा ही तो हुआ है ना. सब लिखा हुआ है. लेकिन जोक्स अपार्ट, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो किताबें होती है, इतना आपको पता ना कि यहाँ पर रूलर्स के बारे में भी किरदार गिवन होते हैं, भले ये किसी धर्म या देवी देवता के साथ एसोसिएटेड हो. उस ज़माने के रूलर्स ने क्या करा था, आज मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव बताता हूँ.
जो कि कृष्णा रेड्डी की बुक से मुझे मिला है। मैं भी नहीं जानता था अभी तक इस बात को, ठीक है, टू बी फ्रैंक, बहुत अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा सा पर्सपेक्टिव मिला जिसको मैं आपको एक मतलब बहुत कम टाइम में डिलीवर कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए, ये वैल्यू एडिशन होती कैसे चली गई, एक बात बताओ। जो बुद्धा की जो बायोग्राफी है, जो हेगियोग्राफी है, बुद्धा के बारे में जो किताबें हैं, मंक्स ने कंपाइल करी होंगी श्रेया बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर, बात खत्म, बात खत्म ना। उसके अंदर वैल्यू एडिशन राजाओं की और इतने दूर दराज के राजाओं की कब लिखी गई है, BC में और सी में जाकर उनके बारे में जिक्र हो रहा है ना। ये कैसे हुआ, जब कोई राजा आया और वो उस धर्म को अपने रूल के साथ एसोसिएट करने लगा। सिंपल सा एक बहुत प्यारा पर्सपेक्टिव दिया कृष्णा रेड्डी की बुक ने, और उपेंद्र सिंह की बुक में भी गिवन है। कृष्णा रेड्डी की लाइन लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी यार, मैं पढ़ रहा था दोपहर में बैठ के उसको। उसने ये लिखा अपनी बुक में कि हिस्टोरियंस और ये इन लोगों ने जो पता लगाया, ऐसा मानना नहीं किसी का, ये चीज़ सुनिश्चित है, पत्थर की लकीर है, ये ऐसा क्यों करा इन्होंने, सिंपल अपने डिवाइन रूल को एस्टैब्लिश करवाने के लिए। हम अगर इस धर्म के साथ एसोसिएटेड है, जनता हमारी इज्जत तभी करेगी अगर जहाँ पर लोगों का धर्म उनकी मानसिकता, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर अगर हावी है, एक तो हमने उनको अपना लिया उस धर्म को, तो हम उनके चहीते बन गए। दूसरी चीज़, अगर हम इतिहास में एक छाप छोड़कर जाना चाहते हैं, हम राजा भले ही हैं लेकिन अमर थोड़ी ना है, मरेंगे तो हम भी एक दिन, तो क्यों ना इस ज़माने की जो सबसे पावरफुल, सबसे एग्जॉस्टिव, सबसे इलेबोरेट, सबसे डिटेल्ड, सबसे प्रचलित, सबसे सेक्रेड जो किताब है, क्यों ना उसके बाद उसके अंदर हम अपना एक चैप्टर, एक बुक, एक चैप्टर, एक पेज, एक टेक्स्ट, एक पैराग्राफ कुछ ऐड करवा दें। ऐसे करके वैल्यू एडिशन होती है। इसका और कोई पर्सपेक्टिव और कोई मतलब नहीं है इसका। समझ में आया? मतलब ये चीज़ आप बैक ऑफ द माइंड जानते ही थे, मैंने आज इसको सामने लाकर रख दिया आपके। हाँ, मतलब वही है कि देखो देखो मैं बताऊं आपको क्या होता था। कोई राजा आया जैसे, ठीक है, अब जितने बाहर से आए वो तो छोड़ दो, आपको वो बाहर वाले तो कम ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ देखने को आपको मिल रहे हैं, कुषाण राजा वगैरह। अब कुषाणों की पावर देखो कितने पावरफुल, अपने आप को उन्होंने टिका लिया है ना, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने आप को टिका लिया। अब बात आई, उन्होंने याद है वो नाम वगैरह भी अपनाए थे, धर्म वगैरह को अपनाया था श्रेया, हिंदुज़म फोल्ड के अंदर, बाद में, ताकि उनको एक अस्तित्व उनका मिले कि यार हम वर्ण सिस्टम के अंदर कहीं तो समा जाएं। तो उनको ये बोला गया ये आउटसाइड वाले क्षत्रियास हैं, है ना, बाहर से आए हैं। लेकिन धीरे धीरे करके कम से कम इनका एमेलगमेशन तो हो रहा था, इनको इस बात की खुशी थी। तो मयूर, जो आप पर्सपेक्टिव पुट कर रहे हो ना कि पुरोहित इनको ये समझाते थे, बिल्कुल ऐसे ही था। जैसे एक बार बताओ, 4-5 ब्राह्मणों को अप्रोच करा गया, 4-5 ब्राह्मणों को अप्रोच करके उन्होंने बोला, या पंडितों को बोला कि यार बताओ यार, हम ये लोगों के दिल में धार्मिक भावनाओं के कंटेक्स्ट में धार्मिक आस्था को लेकर कैसे जगह बना सकते हैं। उन्होंने आइडिया दे दिया कि तुम ऐसा ऐसा ये वाला काम कर लो। तभी तो फिर मेडिवल इंडिया में अभी आगे चलकर ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी हिरण्यगर्भ की। श्रेया, इतना नॉनसेंस फिनोमेना, इतना नॉनसेंस फिनोमेना, एक बड़ा सा सोने का अंडा है, बड़ा सा सोने का अंडा है। जैसे अगर आप अपनी छत को अभी देखो, रूफ को देखो, यहां तक इसकी हाइट है, सीढ़ियां लगी हुई हैं, आप चढ़ के जाओगे, वो ढक्कन ढका जाएगा जैसे कि आपको तंदूर में रखा जा रहा हो, सोने का है वो। आसपास के राजा को बुलाया जाएगा, प्रजा को यानी कि जनता को बुलाया जाएगा, और आप अंदर बैठे हो पलथी मारकर। बाहर पंडित जो हैं वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, 2.5, 3, 7, 8 घंटे के मंत्रों के उच्चारण के बाद आप जब अंदर से बाहर निकले तो पंडित कह रहा है, नाउ यू आर कन्वर्टेड इनटू अ क्षत्रिय। जो क्षत्रिय वर्ण में पैदा नहीं होते थे, उनको अगर अपने आप को ऐसे कन्वर्ट करवाना है, तो ये एक हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का जो कंसेप्ट है वो एक नया कंसेप्ट आया था। ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में जब हमने 7th क्लास की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था, अगर आप सबको याद हो तो। अब श्रेया, आप कुछ बोल रहे थे मुझे उसके बारे में, ये इन्हीं के बारे में, ये बुक्स के बारे में। ऐसा ये भी तो होता था, कुछ बोल रहे थे, मैंने आप रोक दिया था आपको।
आंध्रास, वो अपने आप को आंध्रास मतलब कहते कहते भी नहीं थे, है ना। हाँ, पीरियड सेम था, तो ऐसे एसोसिएट करा जाता है कि 300 सालों के लिए भाई यही थे तो ये यही होंगे, है ना। तो ऐसा कह सकता हूं मैं, अगर इसको प्रिसाइजली लिखना चाह रहे हो, इनडायरेक्ट रेफरेंस, है ना, इनडायरेक्ट रेफरेंस। तो सिंस आंध्रास आर आइडेंटिफाइड विद अर्ली सातवाहन्स, they were probably a local Deccan tribe who were gradually Brahmanized. ये अभी तो लिखा हुआ है who were gradually Brahmanized। अब ये देखो बात तो सामने आ गई ना, they were local Deccan tribe, लेकिन चांसेस हर किसी चीज के प्रोबेबली इसलिए लिखा हुआ है, छोड़ो ठीक है, लेकिन ट्राइब मान लो उनको। who were gradually Brahmanized, अगर ये ब्राह्मण बन रहे हैं वर्ण सिस्टम में जाकर, जैसा कि मैंने आपको एक हिरण्यगर्भ की प्रैक्टिस बताई, वो भी यहाँ पर जब तक आपके सामने अभी आए ना ये टर्म, तब तक इम्प्लीमेंट ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी कर दो इसको। वो एक डेफिनेट रूलर्स, एक टाइम पीरियड, एक किंगडम के साथ ही एसोसिएट होकर आपको वो लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर ये आज का ज़माना होता, मान लो अगर ये 21वीं सेंचुरी का ज़माना होता और अगर कोई पर्सन ट्राइबल ग्रुप से वर्ण सिस्टम के अंदर जाकर अपनी ब्राह्मण आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो सोशियोलॉजिस्ट इसे सोशियोलॉजी के कंटेक्स्ट में क्या बोलते? शाबाश, संस्कृताइजेशन। तो जो सातवाहन राजा थे लाइक गौतमीपुत्र सतकर्णी, दे क्लेम टू बी ब्राह्मण्स एंड कंसिडर्ड इट देयर प्राइमरी ड्यूटी टू अपहोल्ड द वर्ण सिस्टम। अब ये अज्यूम कैसे कर लिया इन्होंने? जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर आज के समय में अगर ये होता तो आप इसको क्या कहते हैं? संस्कृताइजेशन। शाइनी, अब तो ये टर्म से फेमिलियर हो ना, आप अभी आए थे तो मैंने आपको बता दिया था ये, है ना। जिस भी रीजन में मतलब मान लो कि आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता बिकॉज ऑफ योर वर्ना या फिर कास्ट हमारी लो है, तो हम क्या करेंगे शाइनी, मैंने आपको बताया था ना, हम वो गाँव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, हमें कोई दूसरी जगह कोई जानता ही नहीं है ना। तो हमने वहाँ नई आइडेंटिटी एज्यूम कर ली, नया सरनेम अडॉप्ट कर लिया, और ऐसा सरनेम जो कि वहाँ पर उच्च तबके के लोगों का है, ताकि हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। इसको कहा जाता है संस्कृताइजेशन। जैसे संस्कृताइजेशन का फिनोमेना भी आपको पता है, एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल एंगल होता है इसके अंदर। दो चीजें होती हैं, जब आपका बहुत बुरी तरीके से मानसिक शोषण होता है ना कभी भी जिंदगी में, आप दूसरों की गद्दारी से और अत्याचारों से, उनकी बातों से जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कंबाइंड तरीके से एक थ्योरी पुट करते हैं, मैं ये पढ़ाऊंगा आपको संस्कृताइजेशन के कंटेक्स्ट में, लेकिन मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको क्लास 12 की जो सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी, उसमें मैंने मयूर बताया था, अगर आपको याद हो, इंसान दो रास्ते अपनाता है उस टाइम पर, सोशियोलॉजिस्ट का कहना होता है, साइकोलॉजिस्ट का, या तो वो बहुत ज़्यादा फिर अपनी आइडेंटिटी को लेकर झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे उसमें एक एग्जांपल नहीं दिखा रहता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या, जैसे पुलिस वाले ने पकड़ लिया उसको, तुम जानते हो मेरे पापा कौन है, ये कौन है, वो कौन है, जबकि कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन वो बस एक अकड़ है कि सामने वाला मेरी अकड़ से और ये से अगर मैं डरूंगा नहीं तो वो डर जाएगा, है ना। या फिर पर्सन जो होता है वो सप्रेस हो जाता है सामने वाले के सामने। तो ये संस्कृताइजेशन क्या, एक तरीके से मैंने श्रेया कुछ टाइम पहले आपको एक साइकोलॉजी में टर्म बताई थी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो का मतलब होता है रियलिटी, डिफेंस मतलब अपने आप को डिफेंड करते हो। सच्चाई हमेशा बहुत कड़वी होती है, उससे अगर आप बचने के लिए आपका दिमाग अगर आपको कुछ एक प्रोटेक्शन फोर्स देता है तो वो होता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो मतलब ये नहीं होता क्या, जैसे हम लोग कहते हैं कि तेरे में बहुत ईगो है, ये है वो है, साइकोलॉजी में ईगो का मतलब होता है रियलिटी। रियलिटी कभी कभार इतनी कड़वी होती है कि उससे बचने के लिए पर्सन एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। तो they considered it their primary duty to uphold the Varna system, that is fourfold division of social structure determined by caste। देख रहे हो मयूर, खुद ट्राइबल है, ब्राह्मणाइज होकर ब्राह्मण बन गए, और अब अपने साइकोलॉजिकली मतलब माइंड में झूठी, जैसे मैं एक अभी साइकोलॉजी वाली बात नहीं बता रहा हूँ, एक झूठी धारणा बनाकर वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ण सिस्टम, और वर्ण सिस्टम के प्रोटेक्टर इसलिए क्योंकि सबसे टॉप पर हमसे ही शुरू होता है ये। राजा और रानी, वैदिक सेक्रीफाइसेस
परफॉर्म करते थे, सेक्रीफिशियल रिचुअल ट्रेडिशन में पार्टिसिपेट करते थे, एंड दे वर्शिप वैष्णव गॉड्स सच एज कृष्ण एंड वासुदेव। अब ये आप कहोगे कि कृष्ण और वासुदेव में सर क्या फ़र्क होता है? एक ही होते हैं वैसे तो। वासुदेव प्रोमिनेंटली इट इज़ मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु, ठीक है। हाँ, शुरुआत वहीं से होती है। जो राम और जो कृष्ण है वो विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। विष्णु जी के जैसे आपने पढ़ा था ना, मैंने आपको पढ़ा था 11 अवतार। 11वें अवतार लेटेस्ट कौन से? कौन से? चलो नंबर छोड़ो, वन ऑफ द अवतार बताओ। बुद्धा, ठीक है। दो दे मेड लिबरल सेक्रीफिशियल फीस टू द ब्राह्मण्स, they also promoted buddhism by granting land to the buddhist monks, especially to महायान बुद्धिस्ट। देखो एक बात यहाँ पर आ गई ना आपके सामने। इससे पहले आपने महायान बुद्धिस्ट के प्रोपोगेटर्स किसको देखा था? सातवाहन से पहले कुषाण रूलर्स को, यानी कि उसके अंदर कनिष्क को, है ना। अब यहाँ पर भी बात आ गई कि बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे, लेकिन किसको ज़्यादा क्या कहते हैं प्रमोट करते थे? महायान बुद्धिस्ट को। और ऐसा भी नहीं था, देखो जब भी आपकी किताबों में वाली बुक लिखी रहती है, कोई थेरावाड़ा बुद्धिस्ट मंगा के, तो आप उसको चांटा थोड़ी लगा दोगे खींच के भाग यहाँ से। राजा कभी भी ऐसा करेंगे यार उस टाइम पर यार, कि उनके ये जो वो हैं सब बराबर है इनके लिए यार। वो पूछेंगे थोड़ी ना डीडी के यार कि कौन से यार तुम मंग हो, तुम बुद्धा की मूर्ति पूजन करते हो, क्या करते हो, ठीक है। ये पता है राजा क्यों करते थे? एक तो देखो आप ये जान गए कि लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए। फिर एक चीज़ और होती थी, एक चीज़ और होती थी जो कि कृष्ण रेड्डी की बुक में था एक पर्सपेक्टिव, ब्लेसिंग्स लेने के लिए। इतिहास में जब भी कोई सीट पर बैठा है, हमेशा उसको पास्ट की झलक देखने को मिलती ही मिलती है। कैसे? उनका कार्यकाल इतने टाइम का रहा, वो हस्ती मिट गई, वो हस्ती मिट गई, ऐसी हस्ती मिट गई, ये मिट गई, वो मिट गई। उनका रूल इतने टाइम के लिए रहा, फिर वो मिट गया। जो ब्राह्मण थे ना, जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे, ये बहुत दिमाग खराब करते थे राजाओं का, कि देखो मौर्यन वंश सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लास्ट में देखो ये वाली गलती हो गई उनसे, और देखो उन्होंने अपना खुद का विनाश कर लिया। तुम ये कभी मत करना, छोड़ना, तुम हमेशा दान पुण्य करना, वो करना। अब वो करवाते थे अपना फायदा ये सब बोल बोल के, ठीक है, लेकिन रूलर्स की मेंटेलिटी में आ गया। अब एक बार बताओ, अशोका ने क्या गलत करा? जबकि जब वो धम अशोक था, सॉरी जब वो विकेट अशोक था, ठीक है, कलिंग युद्ध के टाइम पर सब कुछ था उसके पास यार चारों दिशाओं में। जिस दिन से वो अच्छे रास्ते पर आया, सब निपट गया उसका। तो बताओ, आज यूट्यूब पे कमेंटबाजी भी कर रहे थे लोग मुझे इस बात के ऊपर, है ना। और तुम्हारे चक्कर में अभी वो कॉल आया, मेरे को पता है अभी जो इस कॉल से पहले जो कॉल आया मुझे क्लास में, कि सर अभी आपने यूट्यूब पे बोला है कि आपका सब्सक्राइबर बोल रहा है कि जो अभी कॉल नहीं रिसीव कर रहा था इससे पहले मैंने, कि सर आप ये कोर्स नहीं डालोगे। अभी मैंने उसको बोला ना वो पेड है वो। कह रहा सर प्लीज़ कंटिन्यू द सीरीज। नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर, और नासिक और जूनार एरियाज ऑफ, ये जूनागढ़ नहीं है, जूनार है, ठीक है, जूनार एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, दे बिकम इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स। अच्छा, वेयर इज जूनागढ़ वैसे? गुजरात, शाबाश, ठीक है। तो नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती इन आंध्र प्रदेश। इसमें कंफ्यूज मत होना टर्म्स में। देखो अभी आपके सामने जब आप चोला चेरा पांड्या पढ़ोगे तो एक टर्म आती है, शायद आपने सुनी है वो, गंगई कोंडा चोलापुरम, राजा राजा वन के कंटेक्स्ट में, उनके आगे पीछे, है ना। तो ये एरिया, हाँ ये एरिया है, वो भी एक एम्पायर का नाम है, तो कंफ्यूज मत हो ना। अभी देखो मैं जानता हूँ एक बार में अगर मैं आपको एक क्रोनोलॉजी देने को बोलूँ कि चलो मुझे बैक्ट्रियन से लेकर पूरा का पूरा सातवाहन तक सारे रूलर्स के नाम, या रूलर छोड़ो एम्पायर के सारे करेक्ट क्रोनोलॉजी बताओ, एकदम से याद नहीं होगा। इसलिए जब मैंने चैप्टर को पढ़ाना शुरू करा था, मैं आज ये कम से कम 7वीं 8वीं 11वीं बार बोल रहा हूँ, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर थोड़ा सा पूरी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हल्का सा टिपिकल होता है, हल्का सा टिपिकल होता है, ये समझना।
बात ये होती है ना कि कोई एक टाइम पर एक रूल करने वाला हो तो हम चलो एक क्रोनोलॉजी बना भी लें। एक साथ उथल पुथल सारी जगह पर हो रही है और हमें सबको कैच करना है एक साथ, ठीक है। Nagarjunakonda and Amravati in Andhra Pradesh, Nashik and Junar areas of Maharashtra, they became important Buddhist sites under the Satvans और उनके सक्सेसर जो थे इश्कबाकूस। तो चलो कम से कम आपकी कुछ हेल्प तो हुई। सातवाहंस के सक्सेसर्स कौन सी डायनेस्टी? इश्कबाकू डायनेस्टी। अभी कुछ मत बोलो अभी तुम टर्म, अभी जो सामने नहीं आ रही है, ठीक है। ये जो कोई उससे यार कंफ्यूजन हो जाएगी यार मयूर अभी सबको यार, ठीक है। अब क्या है, ये नाम क्या पता लग रहा है, देसी नाम है कि ये विदेशी नाम है, पहले बताओ जी। यही लग रहा है, एक बार बताना अगर किसी का नाम हो या कुछ कभी सुना कभी इश्क बक्कू नाम। इस चैप्टर में जनरली आपको सारे के सारे लोग कैसे देखे पहले ये बताओ मुझे, बाहर से आए हुए या अगर देसी लोग भी हैं तो वो क्या खानदानी रूलर्स हैं या फिर वो ट्राइबल लोग हैं? बताओ। बाहर से भी आए हुए ट्राइबल थे कि वो रूलर्स से क्या थे? इस पूरे चैप्टर में पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में 99% कौन दिख रहा है आपको? ट्राइबल रूलर्स दिख रहे हैं ना। जब भी पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में कभी भी आपको बेट खेलनी हो, कभी भी, और बेट ये कोई अंधाधुंध बेट तो नहीं है, तो चैप्टर को पढ़ने के बाद आप देखो, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं ना। हमेशा एक बात याद रखना, ना तो कोई इस देश का है, 99% टाइम्स कह रहा हूं, हमेशा नहीं, सॉरी 99% टाइम, ना तो कोई इस देश का है 99% टाइम, और अगर है भी तो वो ट्राइबल है। जो बाहर से आया हुआ भी है वो भी ट्राइबल ग्रुप है और नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप है, लेकिन पावरफुल इतना कि सत्ता बनाना, सत्ता उखाड़ना, सत्ता छीनना और सत्ता खोना किसी और ट्राइबल ग्रुप के हाथों, ये सब कुछ यहां पर प्रक्रिया एक साथ चल रही है। जैसा एक बार बताओ, जैसे कि अगर चाइनीज रूलर्स अगर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ना बनवाते तो वहां पर किसका आगमन हमेशा के लिए हो जाता? हमेशा के लिए? अरे नाम बताओ उनका। स्काइथियंस। अब बताओ ये क्या बात कैसे बोल पा रहे हो? एनसीईआरटी को पढ़ के बोलोगे ये वाली बात? तमिलनाडु एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है कहीं ये वाली बात? बताओ। इसलिए हम ये एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, इनमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन आप मेंस की क्वेश्चन देख लो, 2014 और 2019 का क्वेश्चन था वो। तो ड्यू टू फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस दे फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट सोशल स्ट्रेटा। समाज में कौन किस तबके पर आएगा, ये बात यहां पर भी डिटरमाइनिंग फैक्टर था। ऑब्वियसली बात है, क्यों नहीं होगी सोशल स्टेटा वाली बात, जब यहाँ पर वर्ना सिस्टम की बात हो रही है और ये अपने आप को एज्यूम कर रहे हैं वी आर द टॉप कमांडर्स एंड द लीडर्स एंड द अपहोल्डर्स ऑफ द वर्ना सिस्टम। ब्राह्मण है क्योंकि पैदाइशी ब्राह्मण है, लेकिन ये पहले बताओ ये बर्थ के बेसिस पे या ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ब्राह्मण है? बताओ। दोनों ही बातें गलत हैं, दोनों ही बातें गलत हैं। कैसे बन रहे हैं ब्राह्मण? ये फोर्सफुली नहीं, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। दो ही तरीके के होते हैं यार, और कैसे? और कहीं से कोई टपका चला रहा है क्या बताना? आप में से कोई अपने आप को इलॉन मस्क का बेटा बोलना लगे तो क्या हो जाओगे क्या? मर्चेंट्स जनरली नेम्ड देमसेल्व्स आफ्टर द टाउन्स टू विच दे बिलोंग्ड। बोथ आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स मेड जेनरस डोनेशंस टू द बुद्धिस्ट कॉज। अब ये कोई बात नहीं तो नहीं है, नहीं तो नहीं है। गिल्ड्स सुने? गिल्ड्स काइंड ऑफ फर्स्ट बैंकर्स, एक्टेड एज फर्स्ट बैंकर्स। वो भी तो मर्चेंट्स आर्टिसंस के ग्रुप था जो कि इंटरनेशनली व्यापार कर करके प्रॉफिट कमाता था, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे देता था। ये वाली आदत डालना शुरू कर दिया आपने, आप में से सबने, जो जो कमाई करते हैं अपना कुछ हिस्सा किसी दान पुण्य में देने का। अगर अपनी सैलरी को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपनी खुशियों को अगर मल्टीप्लाई करना है, जरूर कुछ ना कुछ परसेंट जितना आपसे बन सके, जितना आपका मन हो, जरूर आपको डोनेशन में देना चाहिए, जरूर देना चाहिए।
वरना यूनिवर्स किसी दिन आपके उस पैसे को खा जाएगा। यूनिवर्स को लगेगा इसको जोड़ना ही जोड़ना पसंद है, खर्चा तो करता नहीं है, कंजूस है साला, छीन लो इससे। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बेपता ला दो, हटाओ उसका पैसा। ये वाली बात मैं अपने मन से नहीं कहता हूँ, बहुत सारी अपनी जो बुक्स होती हैं, जो धार्मिक किताबें होती हैं, उनके अंदर भी ये वाली बातें लिखी रहती हैं। आपको अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो आपको स्पेशली मनी एंड रिसोर्सेज, आपको वो चीज़ बांटनी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि अपनी गर्लफ्रेंड मल्टीप्लाई करनी तो गर्लफ्रेंड बांटने चल पड़े। ठीक है, नागार्जुन कोंडा बुद्धा। ये देखो, श्रेय मार्बल फिगर था, इनकी हालत ही ऐसे कैसे हो गई? ऐसे ट्रेड, वेरी गुड। अब मुझे लग रहा है मेरा फाउंडेशन कोर्स किसी काम आ रहा है। नागार्जुन कोंडा बुद्धा। एंड वेयर इज नागार्जुन कोंडा? आंध्र प्रदेश। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आगे के एस्पेक्ट्स हम लोग जानते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।